गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीशा विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना दूसरा अध्याय जो कि है लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के स्तर और कार्य कौन कौन से हैं। इस चैप्टर के बारे में रीड तो अपन पूरा कर चुके हैं। अब अपना रिवीजन चल रहा है जिसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समन्वय की प्रकृति को समझाइए, यानी कि समन्वय की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए कि समन्वय कहते किसे हैं। तो समन्वय का सीधा सा मतलब ये होता है कि समस्त कर्मचारियों के मध्य में कार्य का बंटवारा इस प्रकार करना कि आगे आने वाले भविष्य में क्या हो, उनके मध्य में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ना हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर व्यवसाय के अंतर्गत कर्मचारी ही आपस में मिलजुल कर काम ना करें या कोई सा विभाग है जो आपस में मिलजुल कर काम नहीं करता है, तो ओवरऑल उसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, हमारे संपूर्ण व्यवसाय पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए घर में सभी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करके रहें, बातचीत ना करें या कुछ भी हो, तो प्रभाव किस पर पड़ता है, पूरे घर पर पड़ेगा, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। वैसे ही व्यवसाय रहता है, जब सारे कर्मचारी और विभाग आपस में काम नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, ओवरऑल हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। तो समन्वय का सीधा सा मतलब होता है कर्मचारियों में उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी विशिष्टता के अनुसार कार्यों का बंटवारा करना, ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ना हो और सभी लोग आपस में सही तरीके से कार्य करें। इसकी सबसे पहली विशेषता होती है सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाना, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यवसाय संचालित किया जा रहा हो वो समूह में ही किया जाता है। जैसे क्रय विभाग है मान लीजिए, तो बहुत सारे कर्मचारी काम करेंगे उसमें। विक्रय विभाग है तो उसमें भी बहुत कर्मचारी कार्य करेंगे। विपणन हुआ, विज्ञापन हुआ, यानी कि समस्त विभाग में क्या हो जाता है, कार्य अपने अपने समूह में किए जाते हैं। अब मान लीजिए समूह के अंतर्गत कार्य हो रहे हों, सब आपस में लड़ाई झगड़े के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर तो डिपेंड रहते ही हैं प्रत्येक विभाग। अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम ही नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा व्यवसाय क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि सही तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो समूह के कार्यों में एकात्मकता लाना, यानी कि समूह के कार्यों को एक मिलजुल कर करने में ही समन्वय का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, जो कि समन्वय की प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। दूसरा होता है समन्वय एक प्रक्रिया है। तो समन्वय जो है वो एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर व्यवसाय को कंटिन्यू अच्छे तरीके से चलाना है तो व्यवसाय में अपन को समन्वय बनाकर ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए समन्वय अपन ने 1 महीने तक अपन ने कर्मचारियों को बहुत अच्छे से मॉरल लेक्चर दे दिया तो सब आपस में अच्छे से काम करने लगे, दूसरे तीसरे महीने जाकर आपस में मतभेद होने लगे और फिर से लड़ाई झगड़ा होगा और कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो समन्वय एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रोसेस होती है जो संपूर्ण व्यवसाय में निरंतर ही चलती रहती है, और व्यवसाय में अपन को समन्वय को निरंतर चलाना भी पड़ता है, तभी जाकर हमारा व्यवसाय क्या होता है, प्रोग्रेस होता है और हम प्रॉपर तरीके से कार्य कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व, यानी कि समन्वय के अंतर्गत है सभी प्रबंधक, यानी कि जो हमारे मैनेजर होते हैं, उनकी ही ड्यूटी, उनका ही उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह संपूर्ण व्यवसाय में समन्वय को बना के रखें। अब क्या है, समस्त विभाग अपने हुए, क्रय हुआ, विक्रय हुआ, विज्ञापन, विपणन, ये सभी विभाग हुए। इन विभागों के सबके एक एक मैन हेड होता है जिसको अपन विभाग अध्यक्ष कहते हैं। सभी विभाग अध्यक्ष किसके अंडर में कार्य करते हैं, जो हमारे प्रबंधक हैं, मैनेजर, उनके अंडर में काम करते हैं। तो प्रबंधकों का क्या उत्तरदायित्व बनता है, समस्त विभागों में और विभागों के अध्यक्ष जितने भी रहते हैं उनको समझाना कि अपने व्यवसाय में भैया समन्वय बना के रखें, ताकि अगर विभाग अध्यक्ष को समझाएंगे तब जाकर वह अपने विभाग के समस्त कर्मचारियों में समन्वय बना के रखेंगे, अर्थात उनमें परस्पर सामंजस्य बिठाकर कार्य को सौंपेंगे। चौथा होता है प्रबंध का सार। तो समन्वय को प्रबंध का सार ही माना जाता है, क्योंकि क्या होता है, अपन ने नियोजन कर लिया, संगठन कर लिया, नियुक्तिकरण कर लिया, अभिप्रेरण, संप्रेषण, सारी चीजें अपन ने प्रॉपर तरीके से काम करी, लेकिन बस अपन में उनमें समन्वय बना के नहीं रखा तो क्या होगा, कर्मचारी आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, काम नहीं करेंगे मन मुताबिक। मान लो हड़ताल कर दी उन्होंने व्यवसाय में, किसी को गुस्सा आया तो व्यवसाय में मान लो आग ही लगा के चला गया, उसने कुछ भी नुकसान अपन को कर दिया। तो प्रबंध का सार इसीलिए कहा जाता है समन्वय को, क्योंकि जो सारे कार्य होते हैं वह कर्मचारियों पर ही डिपेंड करते हैं। अब कर्मचारी ही आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा व्यवसाय बंद होने की कगार पे आ जाएगा। इसीलिए इसको हम प्रबंध का सार कहते हैं। पांचवी चीज होती है आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का समन्वय। इसका मतलब ये होता है कि व्यवसाय के अंदर जितनी भी क्रियाएं संचालित हो रही हैं, वह प्रबंधकों की हो, विभाग की हो, विभाग अध्यक्ष की हो, कर्मचारियों की, किसी की भी हो, उनमें भी समन्वय आवश्यक होता है। और जो बाहरी शक्तियां हैं जिनके बारे में अपन नेक्स्ट पढ़ चुके हैं बट रिवीजन में दोबारा पढ़ेंगे, जो हमारी सामाजिक होती हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, विधियक हैं, इन सारी चीज़ों में भी हमें समन्वय बैठा के रखना पड़ता है।
कोई व्यवसाय चाहे कि वह सरकार के अगेंस्ट जाकर व्यवसाय करेगा तो सरकार तो इतनी बड़ी है, कोई भी राजनेता के विरुद्ध आप काम करोगे तो आगे जाके आपका व्यवसाय ही खत्म हो जाएगा। अब अगर अपन देख लें कि जैसे हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अपन ने पढ़ा था, विक्रय अधिनियम भी होता है, बहुत से अधिनियम होते हैं, अगर इनके अगेंस्ट में जाकर आप व्यवसाय करेंगे तो इससे आपको ही लॉस होगा। वैसे ही होता है कि जो अपन ने सामाजिक शक्तियाँ पढ़ी थी जो कि बाहरी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, अगर उनमें अपन मान लो जो फैशन में चल रही हैं जो चीज़ें, उपभोक्ताओं की जो डिमांड रहती है उनके अगेंस्ट में जाकर व्यवसाय करोगे तो भी आपको लॉस होगा। तो समन्वय व्यवसाय के अंदर भी किया जाता है और व्यवसाय की बाहरी शक्तियों में भी किया जाता है। सो इस तरीके से हुई हमारी समन्वय की प्रकृति। अब अपन देखते हैं कि एक व्यवसाय के अंतर्गत जो समन्वय का महत्व होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है संगठन का आकार। अब क्या होता है, पहले के ज़माने में क्या होता था, लोगों की आवश्यकताएं कम थी, छोटी सी दुकान में भी अपन ने क्रय विक्रय कर लिया, काम पूरा हो जाता था। समन्वय की आवश्यकता इसीलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि व्यवसाय छोटा था, व्यवसाय का या तो मालिक हो जाता था या फिर साथ में एक दो उसके घर परिवार के लोग या फिर एक दो नौकर लगा लिए मान लो, तो हमारा व्यवसाय संचालित हो जाता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, आवश्यकताएं बढ़ी तो हमने व्यवसाय का आकार बड़ा किया, व्यवसाय का आकार बड़ा होगा तो विभाग भी बढ़ेंगे, विभाग बढ़ेंगे तो हमारा कार्य भी बढ़ेगा। अब कार्य बढ़ेगा तो आपस में लड़ाई झगड़ा भी होगा और लड़ाई झगड़ा होगा तो व्यवसाय सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए उनमें क्या हो जाता है, हमें समन्वय बिठाना आवश्यक हो जाता है, वहाँ पर समन्वय का महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए संगठन का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समन्वय का महत्व भी बढ़ता जाएगा, यानी कि समस्त प्रकार के विभागों में और समस्त व्यवसाय में हमें समन्वय बनाकर रखना पड़ेगा। दूसरा होता है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब होता है चीज़ों में विशेषता लाना और दूसरी चीज़ होती है कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना। अब कार्यों को जब अपन छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं तो कार्य लोगों में बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कोई ग्रुपिज्म बनाया, नहीं कि 10-20 लोगों का अपन ने समूह बना लिया। अब समूह में जहाँ कार्य होता है वहाँ पर मतभेद होते हैं क्योंकि वार्तालाप होगा, कोई अपनी सलाह देगा कोई अपनी सलाह देगा, तो उससे क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कार्यों में विशिष्टीकरण लाना है, कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना है, तो अपन को वहाँ पर समन्वय स्थापित करके रखना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ होती है कार्यात्मक विभेदन। इसका मतलब ये होता है प्रत्येक विभाग के कार्य अलग अलग होते हैं, चाहे वो क्रय विभाग का हो, विक्रय विभाग का हो, विज्ञापन विभाग का हो। प्रत्येक विभाग क्या चाहता है कि मेरा विभाग श्रेष्ठ हो, क्योंकि जो श्रेष्ठ होगा पूरे व्यवसायों में उसकी ही सराहना होगी और उसको भी पुरस्कार मिल सकता है। तो कार्यों में विभेदन यानी कि कार्य अलग अलग होने के कारण भी समन्वय का महत्व वहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि कार्य अलग अलग होंगे, मतभेद ज़्यादा होंगे, तो समस्त कर्मचारियों में समन्वय बना के रखेंगे तो लड़ाई झगड़े की संभावना कम हो जाती है। चौथा होता है परस्पर निर्भरता। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक विभाग रहते हैं भाई एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि जहाँ पर उत्पादन विभाग रहेगा उसका कार्य होता है उत्पादन करना, फिर क्रय विभाग पर आते हैं तो क्रय विभाग उत्पादन विभाग से वस्तुएं क्रय करेगा, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा विज्ञापन विभाग यानी कि वस्तुओं का विज्ञापन करना, फिर हमारा विक्रय विभाग आ जाता है यानी कि वस्तुओं की बिक्री करना। तो टोटल सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं यानी कि परस्पर निर्भर रहते हैं, और जहाँ पर निर्भरता आ जाती है वहाँ पर समन्वय बिठाना पड़ता है। मान लो क्रय विभाग कहे कि हम विज्ञापन विभाग को पूरा माल नहीं देंगे, विज्ञापन विभाग कहे कि हम विक्रय पूरा नहीं करेंगे, यानी कोई ना कोई अड़चन डाल देना जिसके कारण व्यवसाय ठप हो जाए। इसीलिए परस्पर निर्भरता होने के कारण भी समन्वय का महत्व बढ़ जाता है। पांचवी चीज होती है सुमधुर मानवीय संबंध, यानी कि किसी भी संस्था के अंतर्गत कार्य कौन करते हैं, कर्मचारी करते हैं, प्रबंधक करते हैं। अब उनके मध्य में सुमधुर मानवीय संबंध स्थापित करना है कि सभी आपस में मेलजोल के साथ भाईचारे के साथ काम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, तो उसके लिए समन्वय आवश्यक होता है। अर्थात कर्मचारियों को उनकी योग्यता और विशेषता के अनुसार कार्यों का बंटवारा कर देना ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा समन्वय का महत्व। अब अपना लास्ट क्वेश्चन बनता है कि जो प्रबंध के कार्य अपन ने पढ़े हैं जैसे कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, उनमें से कौन सा काम महत्वपूर्ण होता है। सो आप में से बहुत से लोग लिख कर आएंगे कि समन्वय में नियोजन प्रबंध में नियोजन महत्वपूर्ण होता है, कुछ कहेंगे नियुक्तिकरण महत्वपूर्ण होता है और कुछ कह के आ जाएंगे कि समन्वय ही महत्वपूर्ण होता है। जबकि इसका सही और एग्जैक्ट आंसर बनता है कि प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध के सारे ही काम इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि नियोजन अगर नहीं होगा तो आगे के कार्य संचालित नहीं होंगे। मान लो नियुक्तिकरण आपने कर दिया और नियोजन को ध्यान में नहीं रखा तो मनमाने तरीके से नियुक्ति करोगे तो उसका लॉस भी होगा। यानी कि कुल मिलाकर सारे
सारे काम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए सभी काम अपना इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अपन का आंसर क्या बनता है कि प्रबंध के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं जो अपन ने पढ़े हैं, नियोजन, समन्वय, संगठन, नियुक्तिकरण, अभिप्रेरणा, नियंत्रण, ये जितने भी कार्य होते हैं वह प्रबंध के अंतर्गत इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि सारे काम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अगर एक भी काम को छोड़ा जाता है तो उसके आने वाला काम पूर्णता और पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए प्रबंध के अंतर्गत सारे काम ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो इस तरीके से अपना जो सेकंड चैप्टर है उसका रिवीजन भी कंप्लीट होता है। जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उनके बेस पर आप अपना रिवीजन करिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ। थैंक यू।